नॉर्मल सी दो चार बातें कि रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था, ऑब्वियस सी बात है, उधर वालों की ब्रांच थी। पहला जो संस्थापक बताया गोविंदराज। गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान का बेटा था, पृथ्वीराज का पुत्र था, सन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को जब मार दिया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहाँ पे था, तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता वगैरह स्वीकार कर ली थी और कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से यह अजमेर की गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का एक छोटा भाई और था, हरिराज, उसको बहुत गुस्सा आया और उसको लगा कि यार भैया इनके खिलाफ लड़ते लड़ते मर गए ना, आप अब इनकी सहायता से अजमेर की गद्दी पर बैठोगे। और हरिराज गोविंदराज को हटाकर और अजमेर पर खुद बैठ जाता है। तो गोविंदराज तो चुपचाप अपने यहां से रणथंभौर चला गया। उसने आपका काका जी से तो कौन लड़े, वो तो अपने रणथंभौर के अंदर चला जाता है, रणथंभौर में एक नए राज्य की स्थापना कर देता है। इधर हरिराज जो है वो अपने एक सेनापति को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है। चतरराज नाम का सेनापति था, जिसको दिल्ली पर आक्रमण के लिए भेजा गया, लेकिन वो सेना दिल्ली के अंदर हार जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को जब पता चलता है कि हरिराज जब वापस हार का बदला लेना चाहता अपने भाई का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक बड़ी सेना लेकर आता है, अजमेर को घेर लेता है। उनकी सेना बहुत बड़ी थी, हरिराज के पास में बहुत कम सैनिक थे। हरिराज की सेना लड़ती है, हार जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। ऐसा कहा जाता है कि जब हरिराज को लगा कि अब युद्ध हार रहे हैं, तो हरिराज खुद अग्नि के अंदर प्रवेश कर लेता है। अब ये दुनिया, ये महफिल काम की नहीं है, तो उसने अग्निदाह कर लिया था। और ऐसे कई राजाओं के बारे में कहानियां हैं कि जब अंतिम समय में उन्हें दिखा कि अब हार निश्चित है अपनी, तो अग्नि में प्रवेश कर लिया करते थे, कुल मिला के मरना पसंद किया करते थे। तो हरिराज पृथ्वीराज चौहान का भाई है, गोविंदराज का चाचा था, तो गोविंदराज को इधर से अजमेर से हटा दिया था। तो फिर उसके पास कोई रीजन भी नहीं बचा, तो वो आपके रणथंभौर चला गया। और रणथंभौर में उसने 1194 में एक नए राज्य की स्थापना की थी। अपने दो बातें याद रखने वाली कि रणथंभौर की चौहान ब्रांच का फाउंडर कौन था, तो गोविंदराज है। हु इज गोविंदराज, तो सन ऑफ पृथ्वीराज। एस्टेब्लिश कब किया, तो 1194 के अंदर उसने एस्टेब्लिश कर लिया था। बस दो बातें याद रखना। 1192 में बैटल ऑफ टेरन है, 1194 में रणथंभौर में एक नया राज्य स्थापित कर लेता। कोई बात याद नहीं करनी, बस इतनी याद रखनी। आगे ये 3-4 राजा बने, केवल नाम याद रखना। इसके बाद वाल्हन बना था, इसके बाद प्रहलादन बना था, इसके बाद वीर नारायण बना था, इसके बाद जतर सिंह बन गया था। कोई बातें नहीं, नाम याद रखना। कभी कोई क्रोनोलॉजी पूछ ले कि इन राजाओं को क्रमानुसार सजाइए, तो आपके थोड़ा सा ध्यान रहे। 12th क्लास की बुक में नाम लिखे हुए, इसलिए मैंने बता दी। वीर नारायण के बारे में जरूर एक बात है कि इसने इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ाई की थी। काम की सी बात यह है कि इल्तुतमिश से लड़ा था, लेकिन बाद में से पकड़ लिया गया था, दिल्ली में ले जाकर मार दिया गया था। इल्तुतमिश भी दिल्ली का एक सुल्तान बना था अपने यहाँ पे, उसके खिलाफ लड़ाई की थी। बाकी कोई ज्यादा बातें है नहीं, सीधे सीधे से नाम याद रख लेना आप। हम जिस राजा को पढ़ना चाहते हैं वो थे हमीर। 1282 में इनके पिता जतर सिंह ने अपने जीवन काल के अंदर इसको राजा बना दिया था। सब पुत्रों में सबसे योग्य पुत्र था पिता जतर सिंह। अभी जो पीछे हम राजा पढ़ रहे थे, माता का नाम था हीरादे। हीरादे और जतर सिंह की संतान अमीर अपने पिता के योग्यतम पुत्रों में से एक था। और जतर सिंह ने इसको अपने जीवन काल में कहा, अपने तो अपना बेटा है, जो संभालेगा, जो करेगा, अब यही करेगा। तो 1282 के अंदर इसको राजा बना दिया गया। राजा बनने के बाद अमीर अपनी दिग्विजय नीति अपनाता। दिग्विजय मतलब, दिग का मतलब होता है दिशाएं, विजय मतलब जीतना। मैं दिशाओं को जीतूंगा, मतलब सब दिशाओं के अंदर अटैक करूंगा और सब दिशाएं जीत लूंगा। तो पहले भारतीय राजा अपनी सेना लेकर निकलते, आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया करते थे। इसको उनकी दिग्विजय नीति कहा जाता था। तो हमीर की दिग्विजय नीति, तो इसने आसपास के कई राज्यों को जीता। 2-3 याद रखने वाले से, एक चित्तौड़ जीत लिया था इसने। चित्तौड़ में किस राजा को हराया, तो चित्तौड़ में हराया था समर सिंह। ये समर सिंह वही है जो रतन सिंह के पिताजी है। रतन सिंह जो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ता है, पद्मिनी रतन सिंह वाला जो है पति है, जो रतन सिंह का, सॉरी पद्मिनी के पति जो है रतन सिंह, उनके पिताजी थे समर सिंह। तो समर सिंह पर अटैक करता है और वहां से टैक्स वगैरह लेके आ जाता है। अपने यहाँ पर राजाओं का ये एक थोड़ा सा था कि कब्जा करने के, हराने के बाद में कभी कब्जे नहीं किए। कि पृथ्वीराज चौहान चंदेलों को हराता, लेकिन वहां कब्जा नहीं करता। अपना एक बंदा छोड़ के आ गया, थोड़े दिनों बाद चंदेलों ने मान लो उस बंदे को हटा दिया, तो वह ठीक है, अब दोबारा नहीं जाया करते थे। एक बार शक्ति प्रदर्शन कर दिया करते थे। उस राज्य पे कब्जा करने की ऐसी नीतियां होती नहीं थी। तो चित्तौड़ से टैक्स वगैरह लेके आ गए। ऐसे कहते हैं कुछ जगह थी भीमरस, वहां का राजा था अर्जुन। भीम अर्जुन याद रह जाएंगे, उसको हराया था। ऐसे आपके आबू,
यहां का राजा था प्रताप सिंह, इसको हरा दिया। ऐसे आपके मालवा में धारा नगरी, यहां का राजा था भोज, भोज परमार, इसको हरा दिया था। तो आसपास में जीते एरिया थे सबको जीता। चित्तौड़ के राजा समर सिंह को हराया, भीमरस के राजा अर्जुन को हराया, आबू के राजा प्रताप सिंह को हराया, धार के राजा भोज परमार को हराया। कई सारे छत्र इसने जीत लिए थे। मांडलगढ़ से टैक्स लिया था, इधर पुष्कर जीत लिया था, तो खूब काठियावाड़, गुजरात में जो काठियावाड़ है उसको जीत लिया था। पर राजाओं के 3-4 के नाम याद है। ये बात जब दिल्ली के सुल्तान को पता चली, दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, 1290 के अंदर खिलजी डायनेस्टी स्टेब्लिश होती है, और उसको पता चला कि यार दिल्ली के ठीक नीचे राजस्थान है, और राजस्थान का एक राजा आसपास के मालवा गुजरात सब क्षेत्रों को जीत रहा है, ये ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। तो जलालुद्दीन खिलजी अटैक कर देता है। कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर पर 2 अटैक किए। 1290 के अंदर एक अटैक करता है, फिर एक अटैक करता है 1292 में। दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। जलालुद्दीन खिलजी के दोनों हमलों को हमीर ने विफल कर दिया था। सेकंड वाले में तो कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी खूब दिन तक बाहर आके बैठा रहा था, और उसे लगा कि नहीं यार मैं हमीर को हरा के ही आऊंगा। पर रणथंभौर का किला ऊपर इतना ऊंचाई पर बना हुआ था कि ऊपर से भाटा मारो तो नीचे के 10 मिनट मार दो आप, तो इसलिए जलालुद्दीन की पार नहीं पड़ी। फाइनली जब जलालुद्दीन को लगा कि हार जाएंगे यार, पार नहीं पड़ रही, तो उसने एक दिन अपनी सेना का कैंप उठाओ, वापस दिल्ली चलते हैं। जब आया था तब बहुत ही जोश के साथ आया था, नहीं इस बार तो जीत के आएंगे, सबको सोगने खिला खिला के लाया था, इस बार वापस नहीं आएंगे अपने, पिछली बार भले हार के चले गए, इस बार हार के नहीं आएंगे, इस बार जीत के आएंगे अपने, करो या मरो की लड़ाई है, डू और डाई। जाने लगा सातवाहन का, भाई साहब ये क्या बात हुई? तो उसने कहा कि क्या बात हुई? आपने कहा था किला जीत के आएंगे, बिना किला जीत के नहीं आएंगे। उसने कहा ऐसे 10 किले इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए मेरा एक एक मुस्लिम सोल्जर इंपॉर्टेंट है, उसका बाल भी बंका नहीं होना चाहिए। मेरे मुस्लिम सैनिक मर रहे हैं, और नहीं मैं ऐसे मेरे मजहब के सैनिकों को मरता हुआ नहीं देखना चाहता, किला बाद में देख लेंगे। तो याद रखना कि ये किसने कहा था कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता हूं। ऐसा जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। कब कहा था? जब वो रणथंभौर हार गया था। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ ना कुछ तो आपको बोलना पड़े। तो उसने दूसरे हमला जब उसका विफल हुआ तो उसने ये कहा था, लिखा हुआ है, मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। किले मतलब फोर्ट। आई डोंट रिगार्ड सच 10 ऑफ फोर्ट्स इवन इक्वल टू 1 हेयर ऑफ द मुस्लिम्स, कि मैं ऐसे 10 किले भी मुझे देते हो और यदि मेरे मुसलमान सैनिक मरते हो तो नहीं, मुझे मेरे भाइयों को बचाना ज्यादा जरूरी। कुल मिला के वो अपनी बेइज्जती को कैसे न कैसे करके कंपनसेट करना चाहता था कि नहीं साहब मैं तो इसलिए जा रहा हूँ, देखो तुम्हारे लिए जा रहा हूँ, बाकी किला तो जीतने के लिए आए थे यहाँ पे, ताकि ज्यादा बेइज्जती नहीं हो। पर लोग तो मन ही मन हंसे कि वाह देख लिया यार, वहां बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो याद रखना कि जलालुद्दीन के 2 बार इसने जलालुद्दीन के हमले को विफल कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। देखो अब